नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है सन्नी के मन में माँ को लेकर बदलाव क्यों आए। अब सब कुछ सन्नी ही तो था नीरा के लिए जीने का एकमात्र सहारा। कैसे दूर कर देती उसे अपने आप से, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ नहीं था। निर्णय सन्नी का था। तीसरी बार भी फिर मोबाइल की घंटी बजी थी। समझते देर नहीं लगी थी मीरा को कि फिर वही राजुल का फ़ोन होगा। आज जैसी बेचैनी उसे कभी महसूस नहीं हुई थी। सन्नी भी तो अब तक आया नहीं था। यह भी अच्छा है कि उसके सामने फ़ोन नहीं आया। मोबाइल की घंटी लगातार बजती रही थी। कांपते हाथों से उसने मोबाइल उठाया। हाँ तो मीरा आंटी, फिर क्या सोचा आपने? राजुल की आवाज़ ठहरी हुई थी। तुम फिर एक बार सोच लो। मीरा ने वे ही वाक्य फिर से दोहराने चाहे थे। मेरा तो एकमात्र सहारा है सन्नी। तुम्हारा क्या? तुम तो किसी को भी गोद ले सकती हो। अरे आप समझती क्यों नहीं हैं? किसी और में और सन्नी में तो फ़र्क है ना। फिर मैं कह तो रही हूँ कि आपको कोई कमी नहीं होगी। देखो सन्नी से ही आकर कल सुबह बात कर लेना, कहकर मीरा ने फ़ोन रख दिया था। उसकी जैसे अब बोलने की शक्ति भी चुकती जा रही थी। यहाँ मैं इतनी दूर इस शहर में बेटे को लेकर रह रही हूँ। ठीक है बहुत संपन्न नहीं है, फिर भी गुजारा तो ही हो रहा है। पर राजुल इतने वर्षों बाद पता लगाकर यहाँ आ धमकेगी, यह तो सपने में भी नहीं सोचा था। बेटे की इतनी चिंता थी तो पहले आती। अब जब पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, बेटा युवा हो गया, तो एकाएक फिर झटका लगा था। यह क्या निकल गया मुंह से? क्यों कल सुबह आने को कह दिया? सन्नी तो चला ही जाएगा। वियोग की कल्पना करते ही आंखें भर आई थी। सन्नी उसका एकमात्र सहारा। पिछले 3 दिनों से लगातार फ़ोन आ रहे थे राजुल के। शायद यहाँ किसी होटल में ठहरी है। पुराने मकान मालकिन से ही पता लेकर यहाँ आई है। और 3 दिनों से मीरा का रात दिन का चैन गायब हो गया है। पता नहीं कैसे जल्दबाजी में उसके मुंह से निकल गया कि यहाँ आकर सन्नी से बात कर लेना। यह क्या कह दिया उसने? उसकी तो मति ही मारी गई। माँ माँ, कितनी देर से घंटी बजा रहा हूँ, सो गई क्या? खिड़की से सन्नी ने आवाज़ दी। तब ध्यान टूटा। आई बेटा, तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। हड़बड़ाकर उठी थी मीरा। अरे इंतज़ार कर रही थी तो दरवाज़ा तो खोलती। देखो बाहर कितनी ठंड है, कहते हुए अंदर आया था सन्नी। अब जल्दी से खाना गर्म कर दो, बहुत भूख लगी है और नींद भी आ रही है। किचन में आकर भी विचार तंद्रा टूटी नहीं थी मीरा की। अभी बेटा कहेगा कि फिर वही सब्जी और रोटी। कभी तो कुछ और नया बना दिया करो। पर आज तो जैसे तैसे खाना बन गया, वही बहुत है। यह क्या तुम नहीं खा रही हो? एक ही थाली देखकर सनी चौंका था। हाँ बेटा, भूख नहीं है, तू खा ले। अचार निकाल दूं? नहीं रहने दो, मुझे पता था कि तुम वही खाना बना दोगी। अच्छा होता प्रवीण के घर ही खाना खाया था। उसकी माँ कितनी जिद कर रही थी। पनीर, कोफ्ते, पराठे, खीर और पता नहीं क्या क्या बनाया था। मीरा जैसे सुनकर भी सुन नहीं पा रही थी। माँ कहाँ खो गई? सन्नी की आवाज़ से फिर चौंक गई थी। पता है प्रवीण का भी सिलेक्शन हो गया है। कोचिंग से फ़र्क तो पड़ता है ना। अब राजू, मोहन, शिशिर और प्रवीण सभी चले जाएंगे अच्छे कॉलेज में। बस मैं ही, हमारे पास भी इतना पैसा होता तो मैं भी कहीं अच्छी जगह पढ़ लेता। सन्नी का वही पुराना राग शुरू हो गया था। हाँ बेटा, अब तू भी अच्छे कॉलेज में पढ़ लेगा। मन चाहे कॉलेज में एडमिशन ले लेना। बस सुबह का इंतज़ार। क्या कैसी पहेलियाँ बुझा रही हो माँ? सुबह क्या मेरी कोई लॉटरी लगने वाली है? अब क्या दिन में भी बैठे बैठे सपने देखने लगी हो? तबीयत भी तुम्हारी ठीक नहीं लग रही है। कल चेकअप करवा दूंगा, चलना अस्पताल मेरे साथ। सन्नी ने 2 ही रोटी खाकर थाली खिसका दी थी। अरे खाना तो ढंग से खा लेता। मीरा ने रोकना चाहा। नहीं बस। और हाँ, तुम किस लॉटरी की बात कर रही थी? हाँ लॉटरी ही है। कल सुबह कोई आएगा तुझसे मिलने। कौन? कौन आएगा माँ? सन्नी चौंक गया था। तू हाथ मुंह धोकर अंदर चल, फिर कमरे में आराम से बैठकर सब समझाती हूँ। मीरा ने किसी तरह मन को मजबूत करना चाहा था। क्या कहेगी, किस प्रकार कहेगी? हाँ माँ आओ। कमरे में से सन्नी ने आवाज़ दी थी। मन फिर से भ्रमित होने लगा। पैर भी कांपे। किसी तरह कमरे में आकर पलंग के पास
पड़ी कुर्सी पर बैठ गई थी मीरा। क्या कह रही थी तुम? किस लॉटरी के बारे में? सन्नी का स्वर उत्सुकता से भरा हुआ था। मीरा ने किसी तरह बोलना शुरू किया। बेटा, मैं आज तुझसे सब कुछ बता रही हूँ जो अब तक बता नहीं पाई। तेरी असली माँ का नाम राजुल है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी की मालिक है। उनकी कोई और औलाद नहीं है। वे अब तुझे लेने आ रही हैं। यह कहते हुए गला भरा गया था मीरा का, और आंसू छिपाने के लिए मुंह दूसरी ओर मोड़ लिया था उसने। माँ, आप कह क्या रही हो? मेरी असली माँ कोई और है? तो अब तक कहाँ थी? आई क्यों नहीं? सन्नी समझ नहीं पा रहा था कि आज माँ को हुआ क्या है। क्यों इतनी बहकी बहकी बातें कर रही है? हाँ बेटा, तेरी असली माँ वही है। बस तुझे जन्म नहीं देना चाह रही थी तो मैंने ही रोक दिया था और कहा था कि जो भी संतान होगी मैं ले लूँगी। मेरे भी कोई औलाद नहीं थी। मैं वही अस्पताल में नर्स थी। बस तुझे जन्म देकर और मुझे सौंपकर वह चली गई। अब तू जो भी समझ ले, हो सके तो मुझे माफ़ कर दे। मैंने अब तक तुझसे यह सब छिपाए रखा था। मेरे लिए तो तू बेटे से भी बढ़कर है। बस अब और कुछ मत पूछ। यह कहते हुए फक पड़ी थी मीरा और जोर की रुलाई को रोकते हुए कमरे से बाहर निकल गई। अपने कमरे में आकर गिर रुलाई फूट ही पड़ी थी। सन्नी, उसका बेटा, इतने लाड प्यार से पाला उसे, कल पराया हो जाएगा सोचते ही कलेजा मुंह को आने लगता। कैसे जी पाएगी वह सन्नी के बिना? इतना दुख तो उसे अपने पति जोसेफ के आकस्मिक निधन पर भी नहीं हुआ था। तब तो यही सोचकर संतोष कर लिया था कि बेटा तो है उसके पास, उसके सहारे बची जिंदगी निकल जाएगी। यही सोचकर पुराना शहर छोड़कर यहाँ आकर अस्पताल में नौकरी कर ली थी। तब क्या पता था कि नियति ने उसके जीवन में सुख लिखा ही नहीं। तभी तो आज राजुल पता लगाती हुई यहाँ आ धमकी है। शायद वक्त को यही मंजूर होगा कि सन्नी को अच्छा संपन्न परिवार मिले, उसका कैरियर बने। तभी तो राजुल आ रही है। बेटा भी तो यही चाहता है कि उसे अच्छा कॉलेज मिले। अब कॉलेज क्या, राजुल तो उसे ऐसे ही कई फैक्ट्रियों का मालिक बना देगी। ठीक है, उसे तो खुश होना चाहिए। आखिर सन्नी की खुशी में ही तो उसकी भी खुशी है। और उसकी स्वयं स्वयं की ही जिंदगी अब बची ही कितनी है। काट लेगी किसी तरह, लेकिन अपने मन को लाख उपाय करके भी वह समझा नहीं पा रही थी। पुराने दिन फिर के सामने घूमने लगे थे। तब वह राजुल के पड़ोस में ही रहा करती थी। राजुल के पिता नगर के नामी व्यवसायी थे। उन्हीं के अस्पताल में वह नर्स की नौकरी कर रही थी। राजुल अपने पिता की एकमात्र संतान थी। खूब धूमधाम से उसकी शादी हुई थी, पर शादी के 4-5 माह बाद ही वह तलाक लेकर पिता के घर आ गई थी। तब से उसे 3 माह का गर्भ था, इसलिए वह एबॉर्शन कराकर नई जिंदगी जीना चाह रही थी। इस काम के लिए मीरा से संपर्क किया गया। तब तक मीरा और जोसेफ की शादी हुए एक लंबा अरसा हो चुका था और उनकी कोई संतान नहीं थी। मीरा ने राजुल को समझाया था, तुम्हारी जो भी संतान होगी मैं ले लूँगी, तुम एक एबॉर्शन मत करवाओ। बड़ी मुश्किल से इस बात के लिए राजुल तैयार हुई थी और बेटे को जन्म देकर ही उस शहर से चली गई। बेटे का मुंह भी नहीं देखना चाहा था उसने। सन्नी का पालन पोषण उसने और जोसेफ ने बड़ी लाड़ प्यार से किया था। राजुल की शादी फिर किसी नामी परिवार के बेटे से हो गई थी और वह विदेश चली गई थी। यह तो उसे राजुल के फ़ोन से ही मालूम पड़ा कि वहाँ उसके पति का निधन हो गया था और अब वह अपनी जायदाद संभालने भारत आ गई है। चूँकि निसंतान है, इसलिए चाह रही है कि सन्नी को गोद ले ले। आखिर वह उसी का तो बेटा है। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि नियति क्यों उसके साथ इतना क्रूर खेल खेल रही है। सन्नी उसका एकमात्र सहारा, वह भी अलग हो जाएगा तो वह किसके सहारे जिएगी? आंखों में नींद का नाम नहीं था। शरीर जैसे जला जा रहा था। 2 बार उठकर पानी पिया। सुबह उठकर रोज की तरह दूध लाने गई। चाय बनाई। सोचा कमरा थोड़ा ठीक ठाक कर दें, राजुल आती होगी, सन्नी को भी जगा दे। पर वह जागा हुआ ही था। जैसे उसे चाय थमाकर वह अपने कमरे में आ गई। बेटे को देखते ही कमज़ोर पड़ जाएगी। नहीं, वह राजुल के सामने नहीं जाएगी। जब राजुल की कार घर के सामने रुकी तो उसने उसे सन्नी के ही कमरे में भेज दिया था। ठीक है, माँ बेटे आपस में बात कर लें, अब उसका काम ही क्या है। वैसे भी राजुल के पिता
के इतने एहसान हैं उस पर, अब किस मुंह से वह सन्नी को रोक पाएगी। पर मन था कि मान ही नहीं रहा था। और राजुल और सन्नी की वार्तालाप के शब्द पास के कमरे से उसके कानों में पड़ भी रहे थे। बस बेटा, अब मैं तुझे लेने आ गई हूँ। मीरा ने बताया था कि तू अपने कैरियर को लेकर बहुत चिंतित है, पर तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। करोड़ों की जायदाद का मालिक होगा तू। राजुल कह रही थी। कौन बेटा, कैसी जायदाद? मैं अपनी माँ के साथ ही हूँ और यहीं रहूँगा। ठीक है, बहुत पैसा नहीं है हमारे पास, पर जो है हम खुश हैं। मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और आप चाहती हैं कि इस उम्र में उन्हें छोड़कर चल दूं? आप होती कौन है मेरे कैरियर की चिंता करने वाली? कैसे सोच लिया आपने कि मैं आपके साथ चल दूंगा? सन्नी का स्वर ऊंचा होता जा रहा था। इतने कठोर शब्द तो कभी नहीं बोलता था सन्नी। मीरा भी चौंकी थी। उधर राजुल का अनुन भरा स्वर। बेटे, तू मीरा की चिंता मत कर, उनकी सारी व्यवस्था मैं कर दूंगी। आखिर तू मेरा बेटा ही है। ना तो मैंने तुझे गोद दिया था, ना कानूनी रूप से तेरा गोदनामा हुआ है। मैं तेरी माँ हूँ, अदालत भी यही कहेगी कि मैं तेरी माँ हूँ। परिस्थितियाँ थी, मैं तुझे अपने पास नहीं रख पाई। मीरा को मैं उसका खर्चा दूंगी, तू चाहेगा तो उसे भी साथ रख लेंगे। मुझे तेरे भविष्य की चिंता है। मैं तेरा अमेरिका में दाखिला करा दूंगी, यहाँ तुझे सड़ने नहीं दूंगी। तू मेरा ही बेटा है। मत कहिए मुझे बार बार बेटा। आप तो मुझे जन्म देने से पहले ही मारना चाहती थी। आपको तो मेरा मुंह देखना भी गवारा नहीं था। यह तो माँ ही थी जिन्होंने मुझे संभाला, और अब इस उम्र में वे आप पर आश्रित नहीं होंगी। मैं हूँ उनका बेटा, उनकी संभाल करने वाला। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, समझी? और अब आप यहाँ से चली जाएं। आगे से कभी सोचना भी मत कि मैं आपके साथ चल दूंगा। सन्नी ने जैसे ही अपना निर्णय सुना दिया था, फिर राजुल शायद धीरे धीमे स्वर में रो भी रही थी। मीरा समझ नहीं पा रही थी कि क्या कह रही है। तभी सन्नी का तेज स्वर सुनाई दिया। मैं जो कुछ कह रहा हूँ आप समझ क्यों नहीं पा रही हैं? मैं कोई बिकाऊ कमोडिटी नहीं हूँ। फिर जब आपने मुझे मार ही दिया था तो अब क्यों आ गई मुझे लेने? मैं बालिग हूँ, मुझे अपना भविष्य सोचने का हक है। आप चाहें तो आप भी हमारे साथ रह सकती हैं, पर मैं आपके साथ माँ को छोड़कर जाने वाला नहीं हूँ। आप मुझे भी समझने की कोशिश करें। मेरा अपना भी उत्तरदायित्व है। जिसने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मैं उसे इस उम्र में अंधकार में नहीं छोड़ सकता। कानून आपकी मदद नहीं करेगा। दुनिया में आपकी बदनामी अलग होगी। आप भी शांति से रहें, हमें भी रहने दें। आप मुझे समझने की कोशिश करें। अब मैं और कुछ कहूँ और अपशब्द निकल जाए मेरे मुंह से, मेरी रिक्वेस्ट है, आप चली जाएं। सुना नहीं आपने? सन्नी की आवाज़ फिर और तेज हो गई थी। इधर राजुल धड़ाम से दरवाज़ा बंद करते हुए निकल गई थी। फिर कार के जाने की आवाज़ आई। मीरा की जैसे रुकी सांसें फिर लौट आई थी। सन्नी कमरे से बाहर आया और माँ के गले लग गया और बोला, मेरी माँ सिर्फ आप हो, कहीं नहीं जाऊँगा आपको छोड़कर। मीरा को लगा कि उसकी ममता जीत गई है। हेलो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।